हेलो दोस्तों, कैसे आप? तो आज का जो वीडियो है ये मेरे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और हर एक बिजनेसमैन के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे लिख रहे थे कि हम रशिया के साथ बिजनेस करना चाहते हैं तो क्या रूट है। तो मैं उनको जवाब नहीं दे पा रहा था क्योंकि सच में एक्चुअली सारे जो रूट्स थे वो बंद है। तो आज जो इस वीडियो में एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है रशियन मीडिया की ओर से कि इस वीडियो में उन्होंने डिटेल में बताया है कि इंडिया और रशिया के जो ट्रेड रूट्स है फिलहाल जो है, क्योंकि बहुत सारे रूट्स बंद है, तो अब कौन सा रूट्स जो है हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके बारे में डिटेल डिस्कशन हमें इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो आपके साथ साथ बहुत इंटरेस्ट के साथ मैं भी ये वीडियो देखूंगा। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, 21st सेंचुरी में कैसे बिजनेस करना है इसके बारे में एक बहुत अच्छी बुक समरी आपको कुकू एफएम में मिल जाएगा। बुक समरी का नाम है द बिजनेस ऑफ द 21st सेंचुरी। फाइनेंशियल फ्रीडम के सपने तो हम सभी देखते हैं, लेकिन इसे हासिल कैसे करना है। रॉबर्ट कियोसाकी की माने तो हमें वेल्थ बनाने के लिए हमें हमारा माइंडसेट, मेहनत करने के तरीके को बदलने की और बिजनेस में हाथ आजमाने की जरूरत है। इसके बारे में डिटेल में आपको इस बुक समरी में जानने को मिलेगा और ये आपको मिलेगा कुकू एफएम में। कुकू एफएम एक बहुत ही बड़ा ऑडियो लर्निंग प्लेटफॉर्म है। आपको यहाँ पे 1000 घंटे से भी ज्यादा ऑडियो बुक्स की लाइब्रेरी मिलेगी, 1000 घंटे से भी ज्यादा नॉन फिक्शनल कंटेंट मिलेगा। यहाँ आपको वर्ल्ड हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, बायोग्राफीज और भी बहुत सारे ऑडियो बुक्स एंड बुक समरीज मिल जाएंगे, वो भी रीजनल लैंग्वेजेस में। इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट के दर्शकों के लिए एक खास ऑफर चल रहा है। अगर आप कूपन कोड इंडी50 का इस्तेमाल करेंगे तो आपको 50% तक का डिस्काउंट मिलेगा। मतलब कुकू एफएम की सारी लाइब्रेरी, जिसका कॉस्ट 399 रुपीज पर ईयर है, वो आपको सिर्फ 199 रुपीज में पूरे साल के लिए मिल जाएगा। ये ऑफर सिर्फ फर्स्ट 250 यूजर्स के लिए अवेलेबल है। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। न्यू पार्टनर्स, अल्टरनेटिव रूट्स, एंटी क्राइसिस सॉल्यूशंस, लॉजिस्टिक्स को फिर से शुरू करने की जरूरत है। आइए इसे लॉगी न्यूज के साथ मिलकर करते हैं। अब केवल वही न्यूज है जो आपके बिजनेस और एक्सपर्ट्स के ओपिनियन के साथ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के सुझाव के साथ साथ एंटी क्राइसिस प्रैक्टिस, रियल लाइफ केसेस और आपको ट्रैक पर रखने के लिए अभ्यास कराता है। держать себя в тонусе. Поехали! लेट्स गो। गुड आफ्टरनून डियर कलीग्स। आइए आज के अहम मुद्दों पर नजर डालते हैं। मेजर इवेंट्स और एक्सपर्ट्स पर चर्चा करें जो आपके व्यवसाय के लिए इम्पोर्टेंट है। Нашего бизнеса. В этом नया क्या करें रूब्रिक में новой рубрике «Что делать?» हम भारत से अल्टरनेटिव शिपिंग रूट्स पर चर्चा करेंगे а также और 25 दिनों में हमें शिपिंग करने से कौन रोक रहा है। 5 дней. Напомню, что в ней एज अ रिमाइंडर हम अल्टरनेटिव रूट्स, सप्लायर्स, शिपिंग मेथड्स, वेरियस सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। решениях наболевших सभी ट्रेडिशनल रूट से भारत में शिपिंग अब पॉसिबल नहीं है। маршрутами больше प्रीवियसली कार्गोज शिप्ड हुए थे समुद्र द्वारा морем. नोवोरोसिस्क और सेंट पीटरबर्ग के बंदरगाह पर 40 to 45 डेज में। Теперь Booking डेवलपमेंट डायरेक्टर ऑफ ट्रांसेशिया लॉजिस्टिक्स मॉस्को рассказал और रूट्स अब काम नहीं करते। директор по развитию Трансазия Логистик Москва. При этом именно и साथ ही भारत रोजमर्रा के सामान, भोजन, दवा, चमड़े के प्रोडक्ट्स और अन्य सामानों का अल्टरनेटिव सप्लायर बन सकता है। इंडियन नेशनल कल्चरल सेंटर के प्रेसिडेंशियल एडवाइजर और इंपेरियल टेलर कंपनी के मैनेजर एंडी काटवानी ने कहा, जानकारी है कि भारत से शिपिंग की मांग केवल बढ़ रही है। ट्रांसेशिया लॉजिस्टिक ऑपरेटर द्वारा भी कंफर्म हुआ है। подтверждает и оператор Трансазия Логистик. अब भारत में कार्गो कैसे पहुंचाएं? अल्टरनेटिव रूट्स क्या है और 25 दिनों में गुड्स की डिलीवरी करने से क्या रोक रहा है? Товары हमारे देशों के बीच ट्रेड कोऑपरेशन की कौन सी कैटेगरी डेवलप हो सकती है? इस डेवलपमेंट में क्या मदद करता है और क्या रोकता है? आइए मार्केट प्लेयर्स से जानें। знаем у игроков рынка. Это большие. ये बहुत सारा पैसा है। पर आइटम में $60 से $8 का अंतर है। मैं कपड़े और जूतों के बारे में बात कर रहा हूँ। भारत में आप 9 से $10 में सैंडल खरीद सकते हैं और उसे 30 से $35 में बेच सकते हैं। Хорошую цену. अब ये समय अच्छी प्राइस और अच्छी क्वालिटी सेट करने का है। यूजुअली सामान समुद्र के द्वारा 42 डेज के भीतर सेंट पीटरबर्ग से सीधे नोवोरोसिस्क में रीगा के लिए एक डिलीवरी रूट भी था। अब समस्या यह है कि रशिया को माल पहुंचाने के लिए ये समुद्री मार्ग अब अवेलेबल नहीं है। Основная сложность. ये मुख्य कठिनाई है कि रशिया को माल कैसे पहुंचाया जाए। Я слышал, что मैंने सुना है कि एक नया रूट व्लादिवोस्तोक और भारत में चेन्नई का बंदरगाह हो सकता है। यदि रशिया उस विकल्प पर विचार करने को रेडी हो तो ये सबसे फास्टेस्ट रूट होगा। этот вариант. मुझे लगता है कि इसमें ट्रेडिशनल रूट की तुलना में लगभग 10 दिन कम लग सकता है। इसमें शायद 25 से 28 दिन लग सकता है। लेकिन अगर हम शिपमेंट की मात्रा बढ़ाना चाहते हैं तो हमें एक दूसरे की मदद करने की जरूरत है। Помогает друг другу.
Есть еще ईरान से अस्त्रखान के लिए रूट का ऑप्शन भी है। ये भी एक अच्छा रूट है। नवरोसिस के अस्त्रखान के माध्यम से जहाज द्वारा ईरान के माध्यम से जहाज करना संभव है। हालांकि हमें वॉल्यूम बढ़ाने की जरूरत है। इंडिया से ईरान शिप करने में 4 दिन लगता है, लेकिन ईरान अंडर सेक्शंस है और वो खुद को नहीं दिखा सकता। ये ऐसा है जैसे ये घरेलू बाजार से माल ले जाता है, घरेलू बाजार से अन्य चैनलों के माध्यम से फिर से बेचता है और उन्हें दूसरे बंदरगाह के माध्यम से नवरोसिस्क भेजता है। लेकिन इसमें 11 दिन और लगेंगे। बहुत बड़ी मात्रा में समय नष्ट होगा। फिर नवरोसिस्क और अस्त्रखान के लिए 4 से 5 दिन और लगेंगे। अब तक हमें वैट को हटाने की जरूरत है। हमारा काम एक दूसरे के प्रति अपने दायित्वों को पूरा करना है। कुछ समय के लिए कुछ ऐसा होता है जो आवश्यक होता है, वो सामान जिसकी बहुत आवश्यकता होती है। медицина, это первое. मेडिसिन नंबर 1 प्रायोरिटी है। हमें इसे सबके लिए प्रोवाइड करना है। फिर एग्जाम्पल के लिए कपड़े, यहाँ हमें रुपए और रूबल के बीच ट्रेड करना होता है। जब हम डिजिटल मनी से ट्रेड करते हैं तो पैसा कहीं नहीं जाता है, पैसा वहीं रहता है जहाँ वो है। एक हिंदू भारत में बैठकर एक्सपोर्ट करता है, उनका बैंक रुपीज में पेमेंट करता है। वहाँ के बैंक को खरीदार से 1 रूबल मिलता है। दैट्स इट। ये काफी इजी है। तो अमेरिकी स्विफ्ट की आवश्यकता क्यों है, मैं नहीं जानता। हमारी कीमत हमारे बीच रहती है। रुपए की कीमत 75 रूबल होगी। उदाहरण के लिए आज हमारे पास 75 है, आपकी कीमत 85 है। इसे हमारे बीच किसी लेवल पर बंद करें। मान ले कि आपकी कीमत 80 है, हमारी 90 है, या इसके विपरीत आपका 75 है, हमारा 80 है। कभी कभी आप आसानी से बार्गेन कर सकते हैं। एसबर बैंक ने अपना नेटवर्क पहले ही खोल दिया है। भारत में पहले से ही 3-4 बैंक है। ये एक बड़ा फायदा है। भारत सरकार इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को स्पीड अप करने का प्रयास कर रही है। फार्माक्यूटिकल्स प्रोडक्ट्स के अलावा भारत मैकेनिकल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज, ज्वेलरी और रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के माल का एक्सपोर्ट करता है। एक सुझाव देते हुए कि सरकार ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डेवलपमेंट के लिए एक स्ट्रेटेजी डेवलप की है। Позволяет говорить о выработанной правительством стратегии по дальнейшему развитию машиностроения. Традиционно маршрут ट्रेडिशनली товаров माल के लिए शिपिंग रूट मुंबई सेंट पीटरबर्ग सी रूट है। время доставки डिलीवरी टाइम 35 से 40 दिन का है। в новых условиях नए कंडीशंस में सिचुएशन से बाहर निकलने का सबसे सफल तरीका использования так सो कॉल्ड व्लादिवोस्तोक चेन्नई ईस्टर्न सी कॉरिडोर का पूर्व उपयोग होगा, позволяющего доставить जो 25 दिनों में माल पहुंचाने की अनुमति देता है। еще, к सожалению, बट अनफॉर्चुनेटली व्लादिवोस्तोक अभी भी माल की नेसेसरी मात्रा को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, जो भारतीयों को रशियन फार ईस्टर्न पोर्ट के बजाय किंगदाओ के चीनी बंदरगाह का उपयोग करने पर गंभीरता से विचार करता है। не стоит рассчитывать मेरी राय में अगले 6 महीनों में हमें रूस और भारत के बीच कार्गो कारोबार की उच्च वृद्धि दर की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। इस समय भारतीय व्यापार मंडल पहले से ही साइन किए हुए डिसरप्शन ऑफ डिलीवरी के कॉन्ट्रैक्ट को लेकर वरिड है। उत्तर दक्षिण इंटरनल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर निश्चित रूप से एक आशाजनक प्रोजेक्ट है और इसका स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस विशेष रूप से करंट सिचुएशन में सिद्ध होता है। सामान्य रूप से सी ट्रांसपोर्ट की तुलना में रेलवे ट्रांसपोर्ट की उच्च लागत के अलावा कॉरिडोर के डेवलपमेंट में सबसे मेन प्रॉब्लम इसके डेवलपमेंट और मेंटेनेंस के धन की कमी है। कैस्पियन सी और वोल्गा क्षेत्र के माध्यम से रूट सेक्शन काफी डेवलप है। रूट का भारतीय सेक्शन भी बहुत अच्छी तरह से डेवलप है। मेन प्रॉब्लम ईरानी रेल रोड और उनकी स्थिति है। ईरान के दक्षिण पूर्व में एक स्ट्रैटेजिक बंदरगाह 6 बिहार के उत्तरी ईरानी बंदरगाहों के रिकंस्ट्रक्शन के लिए बहुत सारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज की आवश्यकता है और उन्हें इसके लिए एक इन्वेस्टर खोजने की आवश्यकता है। ईरान के पास इतना पैसा नहीं है। ये अमेरिकन सैंक्शंस के कारण कठिनाइयों का सामना कर रहा है। खैर, हम सप्लाई चेन को रिकॉग्नाइज करना जारी रखते हैं। तो दोस्तों वीडियो तो बहुत अच्छी तरीके से बनाया है इन्होंने, बहुत अच्छी एनालिसिस की है और एक्सपर्ट्स को भी यहाँ पे अपने वीडियो में जो है वो लाई है। बट अनफॉर्चुनेटली यूट्यूब का एल्गोरिदम है, ये वीडियो जो है वो रीच नहीं बढ़ी इसकी और बहुत ही कम व्यूज़ थे और इस पर कोई कमेंट्स नहीं था। तो कमेंट्स नहीं था, लेकिन एंड में मैं कुछ ज़रूर कहना चाहूँगा। तो मैं आपको एक इंटरेस्टिंग किस्सा बताता हूँ। एक दिन जब मैं मॉस्को के लिए रवाना हुआ इंडिया से, तो मेरे पास एक जेंटलमैन बैठे थे और उन्होंने मुझे पूछा कि मैं कहाँ पे जा रहा हूँ। तो मैंने कहा कि मैं रशिया जा रहा हूँ, वहाँ पे मेरा बिजनेस वीज़ा है। और फिर मैंने पूछा कि वो कहाँ पे जा रहे हैं। उन्होंने ऐसे मतलब एक्सप्रेशन दिया, मतलब मुझे अब सोच के हंसी भी आती है और गुस्सा भी आता है। वो ऐसे बोल रहे हैं कि मैं ये सब रशिया वशिया नहीं जाता, मैं एक्चुअली इटली जा रहा हूँ और मैं इटली से बिज़नेस करता हूँ। रशिया वशिया तो बहुत छोटा मार्केट है। मैं सोच रहा हूँ कि अभी साले तेरे एक मतलब रशिया के सामने एक चींटी जैसा देश है तेरा इटली, एक फूंक मारेगा ना चींटी जैसे उड़ जाएगा। वो तो रशिया के शरण में आ गया था वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे।
तो ऐसे लोग पापा के पैसों से बिजनेस तो चला लेते हैं। ऑब्वियसली ऐसे लोग खुद के इनिशिएटिव से बिजनेस नहीं खड़ा कर सकता है, वो इनके कॉन्वर्सेशंस और इनके नॉलेज लेवल से ही पता चलता है। लेकिन इनको हिस्ट्री विस्ट्री का कुछ पता नहीं। ये लोग सोचते हैं कि हम यूरोप के किसी भी देश का तलवा चाटेंगे तो हम बहुत बड़े बिजनेसमैन हो जाएंगे, हम बहुत कूल हो जाएंगे। इंडियन बिजनेसमैन ने ये जो अपॉर्चुनिटी था, इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी था जो चाइना ने खुले हाथों ग्रैब किया, लेकिन इंडिया यहाँ से चूक गए। उस हिसाब से रशियन मार्केट कैप्चर नहीं कर पाए जिस हिसाब से करना चाहिए था और जिस हिसाब से चाइना ने किया है। और रीजन कई सारे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसके जैसे जिसके बारे में मैंने अभी बात किया वो भी रिस्पॉन्सिबल है। वो लोग जानते ही नहीं है कि मतलब रशिया कितना बड़ा मार्केट है और रशिया से कितने पैसे कमा रहे हैं चाइना। तो बिल्कुल इग्नोरेंट है, क्योंकि रशिया को लेके अवेयरनेस ही नहीं है इंडिया में। सब कोई सोचता है कि मतलब एक बर्फीला एक ठंड देश है जहाँ पे सिर्फ मतलब भालू घूमते हैं, और मतलब यही परसेप्शन है बेसिकली, और लोग वोदका पीते हैं, बस यही परसेप्शन लेके चलते हैं। तो बहुत कम लोगों को एक्चुअली पता है कि रशियन मार्केट की पोटेंशियल क्या है। अभी रूबल का ही देखिए, सोचिए मतलब ये जो रूबल डाउन होके फिर अप हुआ, इससे कितने सारे लोगों ने रूबल जो खरीद के रखे थे, दे आर वेरी क्लेवर, और बहुत सारे पैसे छापे, क्योंकि जो ये रूबल का जो रिकवरी हुआ है मतलब भर भर के उनका पॉकेट पूरा भर गया है। तो एनीवे बड़े बड़े बिजनेसेस तो जो कि वेस्टर्न इन्फ्लुएंस में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, ऑब्वियसली उनका एक बहुत बड़ा रेवेन्यू शेयर वेस्ट से आता है, तो उन्होंने तो रशिया से बिजनेस पुल आउट कर लिया, जैसे कि इन्फोसिस हो या फिर टाटा हो। तो कहीं ना कहीं सरकार और छोटे उद्योगपति जो है उनको आगे आके इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए, और हमारे सरकार को भी ऐसे छोटे छोटे बिजनेसमैन को बहुत अच्छी तरीके से हेल्प करना चाहिए, ताकि ये जो इतना बड़ा मार्केट है इन पे हम अच्छी तरीके से कब्जा कर पाए, और इससे हमारा भी फ़ायदा है, और एक रशिया और इंडिया के बीच जो रिश्ता है वो और भी ज़्यादा एक अच्छा बॉन्ड हो सकता है। क्योंकि अभी जो है बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, पूरा मार्केट जो है वेकेंट है, और अभी नहीं किया तो कब करेंगे। तो छोटे छोटे बिजनेसमैन को आगे आना चाहिए और इस मौके का भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए और रशिया पे छा जाओ बिल्कुल। तो ये पे मैं वीडियो खत्म करूंगा, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।